पाकिस्तान के फोरम से नसीर बुखारी आज की खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे चाबहार उस हवाले से और पाक इंडिया रिलेशन के हवाले से। आज हमारे पास बड़ा जबरदस्त किस्म का पैनल है। इंडिया से हम ज्वाइन कर रहे हैं इंडियन डिफाइस प्रोमिनेंट तजज़ियाकार जनरल सुरेंद्र सिंह साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब प्रोग्राम पार्टिसिपेट करने का। और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, जो कि नॉर्मल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पढ़ाते भी हैं। बहुत शुक्रिया सर दोनों का प्रोग्राम पार्टिसिपेट करने का। आपका शुक्रिया। सबसे पहले आप पे मैं आता हूँ, क्या वजह बनी दिन ब दिन जो है इंडिया वो आइसोलेशन की तरफ जा रहा है? चाइना की जो जो मौजूद जो है वो काफी दिन ब दिन जो है मौसर से मौसर होती जा रही है। सर आपको अपना सवाल रिपीट करना पड़ेगा, मैं सुन नहीं पाया उसे ठीक से। जी कर्नल साहब, मेरा सवाल है कि चाबहार वाला भी हमने देखा कि नेपाल भी इंडिया को उसमें यहाँ से दिखाई, चाइना के साथ पहले आरोप बना हुआ है। क्या वजह है, क्या इंडिया की जो पॉलिसी है दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है खिते में? सर अगर मैंने ठीक समझा, आप मेरे से जानना चाह रहे हैं चाबहार में ऐसा क्या ऊंची नीच हो गई जिस वजह से वो थोड़ा डिस्प्यूट में आ गया, आप यही जानना चाह रहे हैं? जी 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 ओके जी देखिए ऐसा है, चाबहार हमारे और ईरान के बीच में एक छोटा सा रिश्ता है। और ये रिश्ता अगर आप वैसे देखें तो हमारा और ईरान का बड़ा पुराना रिश्ता है। ऊंच नीच के समय में भी ये रिश्ता कभी भी अफेक्टेड नहीं हुआ, टू दी एक्सटेंट कि चाबहार कहने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैंक्शन भी लगाए, लेकिन फिर भी इंडिया ने ना तो इससे विड्रॉ किया और ना ही ईरान के रिलेशंस से विड्रॉ किया। और अल्टीमेटली हमने देखा कि यूएसए ने चाबहार के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया, जो भी सैंक्शंस थे वो इससे रिलेटेड उन्होंने नहीं लगाए। तो ये अपने आप में दिखाता है कि हम भारतीयों का ईरान के साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए, बिजनेस मेंटेन करने के लिए, चाबहार पोर्ट बनाने के लिए और इस रास्ते की चाबहार जो रेलवे लाइन है आगे तक की, जो कि जाहिदान तक चलती है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसमें हमने बढ़ चढ़ कर साथ लिया। तकलीफ कहीं भी हुई हो वो एक अलग बात है, जैसा ईरान का कहना है कि शायद उनको जिस तरीके से पैसा आना चाहिए था वो नहीं आया। हालांकि ऑन रिकॉर्ड ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि इवन डिप्लोमेटिकली उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि यस, जो इस प्रोजेक्ट से क्लियरेंसेस वगैरह थे वो उनके वहां से नहीं आ पाए, जिस वजह से वो $150 मिलियन जो इंडिया ने इन्वेस्ट करना है उसका कोई भी पार्ट अभी तक इंडिया ईरान में कमिट नहीं कर पाया। ये बात ऑन रिकॉर्ड है। सो जहां तक मेरा सोच विचार है इसमें जो ऊंच नीच आई है वो मुझे लगता है वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि सडनली चाइना ने प्ले अप कर लिया $400 बिलियन का, तो शायद ईरान इस समय मिसगाइड हो गया है, थोड़ा ध्यान हट गया है, क्योंकि जिस पैसे की हम बात कर रहे हैं $400 बिलियन इन्वेस्टमेंट, शायद उसको देखते हुए इस समय उन्होंने चाइना की थोड़ी साइड लेने की कोशिश जरूर करी है। बट आई एम श्योर कि ये प्रोजेक्ट अभी भी अपने आप में खत्म नहीं हुआ है। जी प्रोफेसर साहब, आप क्या देखते हैं? आपसे भी मेरा यही क्वेश्चन है कि दिन ब दिन जो है ईरान और इंडिया में मोदी की जो पॉलिसी कमजोर से कमजोर होती जा रही है। अभी एक उनके बड़े अहम पार्टनर थे ईरान, उन्होंने भी वहां से हाथ खड़े कर दिए हैं। आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं चाइना की स्थिति में? अभी एक उनके बड़े अहम पार्टनर थे ईरान, उन्होंने भी वहां से हाथ खड़े कर दिए हैं। जी आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं चाइना की स्थिति में? मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी सिंह साहब ने बड़ी तफसील से ये जो चाबहार के बारे में बताया, ये सारे प्रोजेक्ट जियो इकोनॉमिक्स और रीजनल इंटीग्रेशन के और ये अच्छे प्रोजेक्ट था जो ईरान का चाबहार के साथ
पे प्रोजेक्ट था। इसमें इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान और सेंट्रल एशिया लिंक हो रहे थे चाइना में। उसी तरह पाकिस्तान का जो सी पैक का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे लिंकेजेस थे जियो इकोनॉमिक्स से। तो ये सारी चीज हमें जाहिर करती है कि रीजनल इंटीग्रेशन और जियो इकोनॉमिक्स। लेकिन इस वक्त ये जो सिर्फ आपको मैं ये बसत इकराम अर्ज करना चाहता हूँ कि ये नेहरू का इंडिया नहीं है जो नॉन अलाइंड है, कि जो ना सोवियत डिक्टेशन फॉलो करे ना अमेरिका। ये मोदी सरकार का इंडिया है और वो अपने आप को बगल बच्चा यानी नेचुरल अलाई अमेरिका का समझते हैं। तो ये दुरुस्त है कि सैंक्शन नहीं लगी, लेकिन चाइना के साथ जो इस वक्त इंडिया के ताल्लुकात है, उसका एक डायमेंशन के अलावा अमेरिकन डायमेंशन भी है और वो उसकी वजह से मेरे ख्याल से इंडिया का इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। अमेरिकन डायमेंशन भी है, वो उसकी वजह से मेरे ख्याल से इंडिया का इसमें ईरान को एंगेज करना चाहते थे। वो ईरान के साथ अपने सफारती ताल्लुकात बहाल करना चाहते थे। वो ईरान को मिडल ईस्ट में एक्टिव प्लेयर बनाना चाहते थे, लेकिन ट्रंप ने आगे ये सारी इक्वेशन बदल दी और वो मायदा जो अमेरिकी हुकूमत ने, रियासत ने ईरान के साथ किया था, तो मेरे लिए उसी दिन ये अलार्मिंग था, क्योंकि अब अमेरिका ने ईरान से ताल्लुकात की एक लेवल जो है डिसएंगेज कर दिया, तो अब इंडिया भी इसमें डिसएंगेज कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि चाइना के साथ साथ इसके अंदर अमेरिकी दबाव भी है और अमेरिकी दबाव ने ये तय कर दी, जिस तरह कल कांग्रेस पार्टी के मौके लिया है और राहुल गांधी ने स्टेटमेंट जारी की है कि ये जो इसमें से निकलना है ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है और ये अमेरिकन दबाव पे इंडिया जो है वो इसमें से निकला है। तो मेरी ख्वाहिश है साउथ एशिया इंडिया सी पैक में भी इंगेज हो, सी पैक का भी हिस्सा बने, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात भी अच्छे हो, पाकिस्तान और इंडिया की भी नॉर्मलाइजेशन हो, इंडिया और चाइना की भी नॉर्मलाइजेशन हो। ये सारी चीजें जब होंगी तो इसका पूरी दुनिया में इम्पैक्ट आएगा और साउथ एशिया को भी फायदा होगा। लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान बैरूनी ताकतों के अलाकार बन के रीजनल इंटीग्रेशन की राह में रुकावट बने रहेंगे तो फिर साउथ एशिया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। और ये भी देख लें कि ट्रम्प साहब आइसोलेशनिज्म पे बिलीव करते हैं, वो रीजनल, वो अमेरिका फर्स्ट का नारा लगा रहे हैं, वो नेटो अलाइंस को भी साथ लेके चलना नहीं चाहते, वो यूरोप को भी इस तरह मुख्तलिफ फैसलों में से बाला फैसला करते हैं। तो इसलिए ये आइसोलेशनिज्म हमें मोदी सरकार में भी नजर आती है कि मोदी सरकार भी एंगेज भी करना चाहती है, डिसएंगेज करना चाहती है। ये आइसोलेशनिज्म हमें मोदी सरकार में जी कर्नल साहब आप चाहेंगे, आपकी पिछले हफ्ते मोदी जी सरकार के साथ मुलाकात भी हुई, हमने पिक्चर भी देखी हैं, बड़े जबरदस्त गर्मजोशी के साथ आप उनके साथ मिल भी रहे हैं। तो कब ले रहे हैं सर अगला चाइना से आपने 20 के फौजी आपके मारे गए हैं, बड़े जबरदस्त गर्मजोशी के साथ आप उनके साथ मिल भी रहे हैं, तो कब ले रहे हैं सर अगला चाइना से आपने 20 के फौजी आपके मारे गए हैं? ग्रेट नसीर साहब, मैं मेरे को बड़ा अच्छा है, मैं कहता हूं एक बिल्कुल प्रोफेसर पढ़े लिखे वाली बात करी है। मैं कहूंगा कि कोई बायस के साथ बात नहीं करी है, किसी भी कंट्री के एंटी बात नहीं करी है, ये बहुत अच्छी बात है। जब हम आपस में डिस्कशन करें, मेरे ख्याल इससे और अच्छी बात नहीं हो सकती कि हम अच्छाई के लिए डिस्कशन करें। अगर बुराई कहीं हो भी जाए, कहीं ऊंच नीच हो भी जाए, उसे हम बड़ी आसानी से इग्नोर कर पाए। ताहिर साहब, मुझे आपको सैल्यूट करना चाहिए कि आपने कोई भी डिफरेंस को लाने की कोशिश नहीं करी है, चीजें जोड़ने की कोशिश करी है। कमेंडेबल, हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन मुझे अब आपको जवाब देना चाहिए एक के बाद एक। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है सर, आपने बहुत बढ़िया फरमाया है। रीजनल इंटीग्रेशन के लिए ये प्रोजेक्ट था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान अगर इस रेलवे प्रोजेक्ट को कर पाता है तो ना केवल तीनों के तीनों को, लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं जितने भी, उनके लिए ये अपने आप में गोल्डन गेट माना जा रहा था कि वो अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इसके थ्रू कर पाएंगे।
सस्ते में कर पाएंगे, तेजी से कर पाएंगे। इंडिया का जो इंटरेस्ट था उसमें कोई डाउट नहीं है कि तकरीबन हमें 50 to 60% कॉस्ट में कमी होती है, दूसरा समय में भी कमी होती है। तो ये दोनों तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तीसरा, मैं बड़े जिम्मेदारी से ये एक्सेप्ट करूंगा कि ये हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली भी गल्फ ऑफ ओमान में ये ग्वादर पोर्ट होना हमारे लिए, चाबार पोर्ट होना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी था कि ग्वादर पोर्ट पर जो चाइना है, हम इसके ऊपर एक तरह से स्ट्रैटेजिकली न्यूट्रलाइज कर पाते हैं कि हमारे पास भी एक पोर्ट है जहां से हम कहने के लिए सर्वेलेंस कर सकते हैं, करने के लिए ट्रेड रूट को ध्यान रख सकते हैं, चोक कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। स्ट्रैटेजिक बोलते ही मेरे ख्याल सारी बातें अपने आप समराइज हो जाती। तो हमारा वो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट उसमें जरूर था। जहां तक बात आई, सर ने कही है कि इंडिया नॉन अलाइंड होता था। देखिए सर, हम बिल्कुल मानते हैं इंडिया ने बढ़ चढ़ के नॉन अलाइनमेंट के ऊपर काम किया, लीडर रहे, एडवर्टाइज किया, मांग करी। लेकिन हमने देखा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सीखना कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिंदगी का, और हमने पढ़ा, हमने सीखा इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि सिर्फ नॉन अलाइंड होने से अपने आप में सॉल्यूशंस नहीं है। आपको सेलेक्टिवली, जिस तरह से आपकी कंट्री, आपके लोगों को, आपके ट्रेड को, आपको, आपकी स्ट्रेटजीज को, आपकी डिफेंस फोर्सेस को जो चीज सूट करे, अगर आप उसमें सेलेक्टिव अलाइनमेंट करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और उसका सीधा जीता जागता उदाहरण में आपके तरफ समझते थे, आज वो हमारे साथ चल रहा है। वो चाइना जिसको हम एनिमी नंबर 1 समझते थे, वो हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है अभी तक, अभी भी है। देखिए, डिफरेंसेस होने का मतलब ये नहीं है कि दोनों देशों के बीच में लड़ाई हो गई। आप बता दीजिए पाकिस्तान और हमारे बीच में कब डिफरेंसेस हैं, लेकिन लड़ाई तो नहीं है ना। हमारा ट्रेड चल रहा है, हमारे एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। दोनों देशों में एक अलग तरीके का जज्बा है, एक दूसरे के खिलाफ या अपने अपने देश के लिए। आप दोनों तरह से देख सकते हैं कि यस, वो जज्बा अलग है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि चीजें रुक जाती हैं, जिंदगी रुकती नहीं है। क्योंकि अगर जिंदगी रुकती होती और अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान जानी दुश्मन होते किसी वजह से, तो आज आप और अगर हम सोशली आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये अपने आप में एक अमन का प्रूफ है। ठीक है, हमारे बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है चीजों पर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई है। आपने सर बड़ा अच्छा बोला, इंडियो पाक रिलेशन, मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक होने चाहिए, और मेरा अपना सोच है, मेरे ख्याल 80% ठीक है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो जो 20% खराब हैं, वो इतने ज्यादा खराब हैं क्योंकि वो उसका 10% मैं दे देता हूं कि वो हमारी तरफ से टेररिज्म पर हो जाता है, और बाकी 10% हम दे देता हूं कि वो JNK। कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि कई लोगों ने कहीं डिस्कशंस में कहा कि हिंदुस्तान मुसलमान, वो सॉरी हिंदू मुसलमान वाले डिफरेंस है। वो डिफरेंस हो ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिया के पास इतनी ज्यादा तादाद में मुस्लिम अवेलेबल हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो हिंदू मुस्लिम वाला मामला हमारे बीच में डिफरेंसेस का है। हमारे बीच में मेरे हिसाब से सिर्फ 2 डिफरेंसेस हैं, टेररिज्म और JNK। और आई एम वेरी श्योर आज नहीं तो कल दोनों ही देशों में बुद्धि आएगी, जागरूकता आएगी कि इस चीज के वजह से अपने आप को, अपनी इकोनॉमीज को डिस्ट्रॉय मत करिए। इसकी 2 इश्यूज के पीछे जितना हमारा पैसा लग रहा है, उसका बाकी लोग फायदा उठा रहे हैं, बाकी लोग ट्रेड कर रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि इन चीजों में हमारा काफी हद तक पैसा, समय और सब कुछ बर्बाद हो रहा है। जबकि अगर इसी को हम इकोनॉमिकली क्लोज कर पाए आपस में एक दूसरे के बेनिफिट के लिए, तो अपने आप में बहुत बड़ा दोनों देशों को फायदा हो सकता है। जी कर्नल साहब, मैंने आपसे ये भी क्वेश्चन किया कि आपकी चूंकि लास्ट वीक मोदी जी सरकार के साथ एक मुलाकात भी हुई है, तो मेरा आपसे पूछना ये है कि आप कब बदला लेना चाहेंगे चाइना से, जो आपके बीच प्रॉब्लम आ रही है। लास्ट वीक मोदी जी सरकार के साथ बदला लेना चाहेंगे। सर करेक्ट, मेरे से गलती होगी, आई एम सो सॉरी। प्रोफेसर साहब ने
अपनी सोच बताई है, हो सकता है सही हो आपके तरफ परसेप्शन में, कि चाइना से रिलेटेड कि शायद हमारे ऊपर यूएस का प्रेशर होता है या यूएस का डायमेंशन बीच में आ जाता है। सर, मेरा सोच है कि अगर यूएसए का प्रेशर और डायमेंशन बीच में आता तो मुझे नहीं लगता कि चाबहार अपने आप में स्टार्ट हो पाता। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक आ गई बात चाइना की, देखिए चाइना के साथ हमारा यूएस से ज्यादा डिस्प्यूट है, यूएस का कम डिस्प्यूट है। यूएस का तो सिर्फ ट्रेड डिस्प्यूट है। मेरी तो उनके साथ 3,500 किलोमीटर टेरिटरी का डिस्प्यूट चल रहा है। मेरा उनके साथ अक्साई चिन का डिस्प्यूट चल रहा है। मेरा उनके साथ तिब्बत का डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि तिब्बत की गवर्नमेंट इन एक्साइल मेरे यहाँ पर है। दलाई लामा साहब हमारे गेस्ट बने हुए बैठे हैं, उनको हमारे पास रखने पे हमारा खर्चा होता है, फ्री में कुछ नहीं हो रहा काम। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे जो नेबरिंग स्टेट, जो हमारे पुराने स्टेट्स हैं, जिनके साथ हमारा पुराण काल से एक संबंध चला आ रहा है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे देश हो, अगर ये सब देश सिर्फ चाइना के कहने में आकर, उनकी इंस्टिगेशन में आकर ज्यादा अफेक्टेड रिलेशन है एज कंपेयर टू यूएस, सो मुझे नहीं लगता कि इंडिया इस समय किसी भी तरह से चाइना से डिफरेंसेस इसलिए रख रहा होगा कि शायद यूएस का डायमेंशन आ गया। नहीं, देखिए अगर अभी प्रेजेंट वाले में भी बात करें तो मोदी साहब मेरे कान में तो खैर कोई अच्छी बात अलग से कहेंगे नहीं, क्योंकि जब देश की खुलकर उन्होंने बात कर दी कि चाइना का पॉलिसी अगर एक्सपेंशन का है, और जो हम नहीं कह रहे हैं वो 23 देश कह रहे हैं, वो देश बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। रशिया जो उनका अपना इतना अच्छा एलाई था, उसके साथ उनका टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, क्योंकि अपने आप में चाइना कैरेक्टर दिखाता है कि वो एक्सपेंशन की उसके अंदर फितरत है, इस वजह से उसके इतने कंट्रीज के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। जहां तक मोदी साहब का सवाल है, तो जनाब मुझे आप एक बात बताइए नसीर साहब, ये तो बिल्कुल एडवर्टाइज्ड, पूरे वर्ल्ड में एडवर्टाइज था कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट चाइना को उन्होंने ट्रीट किया, उन्होंने गेस्ट की तरह ट्रीट किया, उन्होंने उसे उस मेहमान की तरह ट्रीट किया जिसको हम बोलते हैं कि मेहमान ही हमारा भगवान है। मेरे ख्याल इससे ज्यादा और कुछ नहीं दिखा सकता कि एक प्राइम मिनिस्टर अपने देश के लिए एक दूसरे कंट्री के प्रेसिडेंट को कितने अच्छे से आदर सत्कार कर सकता है। मैं मानता हूं इसमें कि हमारा अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी रहा होगा, क्योंकि अब तक पिछले कुछ सालों से हम बड़े एग्रेसिवली चाइना की तरफ देख रहे हैं कि यस, हमें इसके साथ इकोनॉमी में जुड़कर अपने आप को बढ़ाना है। तो इस वजह से अगर लाइक साहब ने कहा कि हमारे ओपोजिशन लीडर्स तक इस पर बोल पड़े हैं, देखिए उनका बोलना हमारे यहाँ बड़ी नॉर्मल बात है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी बड़ी स्ट्रांग है कि हम अपने ही देश में रहकर अपनी ही सरकार को इवैल्यूएट कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कंडेम कर सकते हैं। दिस इज द कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, बट दिस इज ऑल्सो द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अपने आप में स्ट्रांग होती है, इसी से हम सीखते हैं। देखिए अगर आकर 2 सेकंड को हम चाइना का बॉर्डर इंकर्शन ले भी लें, ओपोजिशन पार्टी बोलती है कि उन्होंने हमारे लिए, अगर 1 मिनट को मैं ये मान भी लेता हूं कि ले ली, तो कम से कम अब गवर्नमेंट के ऊपर और एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो कहीं ना कहीं उसे ये प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। आप मानिए मेरी बात, और इस तरह की बात छुपी नहीं रह पाएगी। आज नहीं तो कल डिस्क्लोज जरूर होगी कि उन्होंने हमारे रखी है। सो इसलिए सरकार एक उस तरीके के उस रास्ते पर चलेगी कि उसे अपनी इस बात को करना ही पड़ेगा कि 1 इंच जमीन ना जाए। डेमोक्रेसी कंट्री के लिए बहुत अच्छी है। जी प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है सर
कि दो किस्म की राय आ रही है। अगर मोदी सरकार जो है वो चाइना से बदला लेती है फिर भी फंसती है, अगर नहीं भी लेती फिर भी उनकी जो अपनी जो वहां पे कंट्री के लोग हैं, खासतौर पर जो उनकी अपोजिशन है, वो भी उनके लिए बड़ी चैलेंज बन जाएगी। क्या मोदी सरकार का जो किरदार है इस खिते के हवाले से? अगर जो है वो चाइना से बदला लेती है फिर भी फंसती है, अगर नहीं भी लेती फिर भी उनकी जो अपनी जो वहां पे कंट्री के लोग हैं, खासतौर पर जो उनकी अपोजिशन है, वो भी उनके लिए बड़ी चैलेंज बन जाएगी। पहले तो सिंह साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे ख्यालात को पसंद किया और उन्होंने भी बड़ी मुस्बत बातें की। मैं समझता हूँ कि जिस तरह आप शो करते हैं नसीर शाह साहब, ऐसे शो की जरूरत है, बजाय हम रवायती मौका हो रहे हैं और एक दूसरे के बच्चे गरेबां हो जाए। हमें आगे वे फॉरवर्ड भी बताना चाहिए। तो इन्होंने भी बड़ी अच्छी बातें की और ये हमारे यहाँ भी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंडिया में जमहूरियत है और हमारे यहाँ भी जमहूरियत में फॉरेन पॉलिसी पे डिबेट होती है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट से बाहर भी डिबेट होती है पब्लिक मीटिंग पे, और इंडिया में भी इसकी रवायत है और ये बड़ी अच्छी बात है। तो मैं एक तो ये कहना चाहूंगा कि जो चाइना से रिलेटेड बात है, देखिए चाइना, इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान और ये इनका आपस में रीजनल और ग्लोबल ट्रेड का वॉल्यूम बहुत बड़ा है। जो चाइना से और पाकिस्तान तो एक छोटी मंडी है। इंडिया, चाइना और अमेरिका और यूरोप, ये दुनिया की 4-5 बड़ी मंडियों में इनका शुमार होता है। मार्केट फोर्सेस अगर आप देखें, बिलियन ऑफ डॉलर का इंडिया और चाइना ट्रेड कर रहे, ट्रिलियन ऑफ डॉलर का चाइना और अमेरिका ट्रेड कर रहे। तो पॉलिटिकल फॉल आउट इस क्राइसिस की यकीनन होगी, जिस तरह मोदी साहब को इलेक्शन के दौरान इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ होता है या कारगिल की जंग थी, तो उस वक्त पाकिस्तान में उसकी पॉलिटिकल फॉल आउट हुई थी। ये एक नेचुरल है। अमेरिका में एंटी इराक वार या अफगानिस्तान से विड्रॉल की एक पॉलिटिकल फॉल आउट होती है। इसी तरह इंडिया में इस वक्त जो इंडिया और चाइना का आपस में एक मुद्दा बना हुआ है, इसकी पॉलिटिकल फॉल आउट होगी और ये स्टोरी इन दी मेकिंग डेवलपिंग, इसके अंदर हम टू अर्ली टू जज है। लेकिन जाहिर है अगर ये तासर गया, जो मोदी सरकार ने कमजोरी दिखाई है, उनका रिस्पॉन्स उनके इमेज से मैच नहीं करता और वो भारत के जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर उसको उस मौसर अंदाज में डिफेंड नहीं कर सके, तो फिर मोदी सरकार के लिए आने वाले इंतखाबात में या इस टेन्योर में उसके पॉलिटिकल फॉल आउट जरूर होगा। जहाँ तक चाइना और आपका जो सवाल है, देखिए मैं नहीं समझता, पाकिस्तान के अंदर बहुत लोग ये कह रहे हैं कि शायद इंडिया और चाइना का जो क्राइसिस है वो क्राइसिस लार्ज हो जाए और वो कोई एस्केलेट कर जाए। मैं समझता हूँ कि एंगेज करेंगे ये दोनों मुल्क, क्योंकि इनका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बहुत बड़ा है और अमेरिका का भी इसमें रोल यही है कि ट्रेड को फैसिलिटेट किया जाए, नेगोशिएशन भी साथ में रही है। और जैसे इन्होंने हवाला दिया कि चाइना के प्रेसिडेंट ने दौरा किया था इंडिया का, तो मल्टीलेटरल फोरम्स पे नेगोशिएशन भी हो रही है, हाइप भी जन्म लेती है और लीडर पे डोमेस्टिक प्रेशर भी आता है। लेकिन इन ये मैटर रिजॉल्व होंगे और रिजॉल्व होने चाहिए। जहाँ तक ये आप कह रहे हैं कि देखिए चाइना के डिस्प्यूट्स हैं रशिया से लेके हार तक, तो यही सवाल मैं आपसे सिंह साहब करता हूँ कि इंडिया के भी तो डिस्प्यूट्स हैं, नेपाल से लेके श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, डिस्प्यूट्स को में एंगेजमेंट के जरिए आप नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाते हैं। मेरा सिर्फ ये एक दुख है, अरमान है कि देखिए यूरोपियन कम्युनिटी क्या उन मुल्कों के जो 15-20 मुल्क हैं आपस में डिस्प्यूट्स नहीं थे, उनके इश्यूज नहीं थे, राइवलरीज नहीं थी, कंपटीशन नहीं था, लेकिन उन्होंने एक रीजनल इंटीग्रेशन के जरिए अपने पूरे यूरोप को तरक्की दी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अफ्रीका के बहुत सारे मुल्क रीजनल इंटीग्रेशन में हमसे बेहतर है। साउथ ईस्ट एशिया सक्सेसफुल मॉडल है, लेकिन साउथ एशिया में रीजनल इंटीग्रेशन
पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से, डिस्प्यूट्स की वजह से सफर करती है। और ये 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है। यहाँ बिलियंस ऑफ द पीपल, अरबों इंसान यहाँ रहते हैं और वो सफर कर रहे हैं, उनको सेहत की, तालीम की सहूलियात का, और क्योंकि हम आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं, हम पॉलिटिकल डिफरेंसेस को अहमियत देते हैं, हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे। तो मेरी राय में इंडिया बड़ा मुल्क है, इंडिया को चाहिए कि ना सिर्फ वो चाइना से भी इश्यूज रिजॉल्व करे, चाइना को भी चाहिए पाकिस्तान से भी वो नॉर्मलाइजेशन करे, ताकि पूरा साउथ एशिया जो है आगे मूव कर सके।